हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 2 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइज 130 डिस्ट्रिक्ट्स एज रेड जोन्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 130 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर कंट्री रेड जोन में रखा है। ये नया क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा और 3 मई लॉकडाउन के एक्सटेंशन से पहले ही ये क्लासिफिकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। अब इसमें 130 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में आते हैं, 284 डिस्ट्रिक्ट इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑरेंज जोन में होंगे और 319 डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में होंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें ग्रीन जोन वो जोन होंगी जिसमें कोई भी कंफर्म केस ऑफ कोविड-19 पिछले 21 दिनों में नहीं रिपोर्ट किया गया है। यानी कि वो जोन जिसमें पिछले 21 दिनों में कंफर्म केसेस नहीं हैं वो ग्रीन जोन कहलाएंगी। इसके अलावा रेड जोन में जिसमें केसेस मिले हैं वो रेड जोन होगा, जिसमें जो केसेस की इंक्रीजिंग रेट है वो काफ़ी हाई है। रेड जोन में काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस में रेड जोन आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, डबलिंग रेट ऑफ कंफर्म केसेस, कितना टेस्टिंग हो रहा है इन जोन्स में, और डिस्ट्रिक्ट के क्या फीडबैक आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन एक फ्रेश तरीके से किया गया है। अभी इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ये 3 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसी हैं जिसमें क्लासिफिकेशन और जो रेट हैं कोविड-19 के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और इसमें जो इंक्रीजिंग रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी कंट्री में जो टोटल केसेस हैं कोविड-19 के वो 35,000 से ज़्यादा, 35,365 जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, या इसमें जो कंफर्म केसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल कंफर्म केसेस 37,000 से ज़्यादा पहुँच गए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 12,000 से ज़्यादा हैं और जो रिकवर्ड लोग हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं। अभी तो जो रेट है कोविड-19 के टोटल केसेस का वो अभी 37,000 से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इन जोन्स में अलग अलग तरीके से कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि प्राइवेट ऑफिसेज 33% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं इवन इन रेड जोन। रेड जोन में भी 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिसेज काम कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हर तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिमेन सस्पेंडेड। सारे तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंड रहेंगे, यानी कि पब्लिक का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा केवल एक्सेप्शनल केसेस के अलावा, और जो भी रेस्टोरेंट्स और सैलून्स हैं वो बंद ही रहेंगे हर जोन में। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इनके अकॉर्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है। इसके साथ ही जो सेकेंड न्यूज़ है वो लॉकडाउन के बारे में ही है। लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल May 17, तो 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो कर्व है वो ऐसा ही बना रहेगा, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री ने निकाली है और 3 मई के बाद 4 मई से जो लॉकडाउन की स्थिति है वो ऑलमोस्ट सेम रखी जाएगी विथ सम रिलैक्सेशन। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है अक्रॉस रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। इन जोन्स में बेस्ड ऑन लोकल कंडीशंस और कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है उसके बेसिस पे थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। रेलवे के द्वारा एक नई स्पेशल ट्रेन भी स्टार्ट की गई है, श्रमिक स्पेशल, जिसकी सहायता से जो भी लोग अलग अलग लोकेशंस पे अपने घर के दूर कहीं ना कहीं फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण, जहाँ पर थे वहीं पर रुक गए थे, तो ऐसे लोगों को वापस अपने होम स्टेट में भेजने के लिए या अपने होम के पास भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल नाम से रेलवे ने ट्रेन शुरू की है। तो इसके द्वारा जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, टूरिस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कुछ और बाकी लोग हैं वो इन ट्रेन्स की हेल्प से अपने होम स्टेट जा सकते हैं। तो ये बात की गई है यहाँ पर इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू डिफाई लॉकडाउन जंप 36.6% इन अप्रैल। तो लॉकडाउन होने के बावजूद जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये करीब 36% बढ़ा है अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में पूरे महीने भर लॉकडाउन रहा, लेकिन फिर भी जो कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स का वो गवर्नमेंट के डेटा ऐसा बताता है कि 36% बढ़ा है ये कलेक्शन। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद आगे की न्यूज़ देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स एक तरह का टैक्स है जो कि डायरेक्टली किसी पर्सन या एंटिटी पे लगाया जाता है।
और ये जो टैक्स है जिस पे लगता है, टैक्स का इम्पैक्ट भी उसी पे होता है, यानी कि जिस पे इंसिडेंट होता है ये टैक्स, अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन भी उसी पर्सन या उसी एंटिटी को झेलना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली किसी पे टैक्स लगाया जाता है, और ये जो टैक्स है ये किसी दूसरे पे इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अगर किसी पर्सन पे लगा है उसकी सैलरी पे, या अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगता है, तो वो इनकम टैक्स उसी पर्सन को देना होगा और इसका बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स देने का बर्डन ट्रांसफरेबल होता है या शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटी, पहले वैट लगता था, और या फिर अभी जो जीएसटी लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल किसी ने खरीदा है तो वो टैक्स रिटेलर कंज्यूमर से लेता है और अपने इनकम टैक्स में फाइल करके वो टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन है वो कंज्यूमर को झेलना पड़ता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स केवल कंज्यूम करने वाला जो पर्सन है वो अपनी जेब से देता है, तो डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं, मेजर जो एग्जाम्पल है वो है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्स सब्स्यूम हो गए हैं जीएसटी में। कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एक्साइज ड्यूटी या पेट्रोलियम और अल्कोहल पे जो ड्यूटीज़ सरकारों के द्वारा लगाई जाती है वो अभी जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्स हम जीएसटी में कंज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो न्यूज़ में ये बात बताई गई है कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है अप्रैल महीने का, इवन आफ्टर लॉकडाउन, वो बढ़ा है गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से। ये जो जंप आया है डायरेक्ट टैक्स में वो करीब मुंबई में सबसे ज़्यादा है, 500% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है। उसके बाद बेंगलोर में 160% कलेक्ट किया गया। यानी कि ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो पिछले साल में 2019 में अप्रैल महीने के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर अप्रैल 2020 वाज 34,780 करोड़ रुपीस कंपेयर टू 25,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो 2019 में करीब 25,400 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन था, लेकिन 2020 में ये 34,000 करोड़ का हुआ है। तो 36% का जो जंप है वो इवन आफ्टर लॉकडाउन देखने को मिला है। ये जो टैक्स कलेक्शन है इसकी सारी की प्रोसेस की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हेड करता है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन सारे मैटर्स को सुपरवाइज करता है और देखता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का और इसकी इंक्रीज़ होने का, ये भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा दी गई। अब ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एज ए बॉडी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बॉडी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और अपने एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी से वो सीबीडीटी इस बॉडी के मेंबर होते हैं। इनका जो मेजर काम है वो है टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में जो भी डायरेक्ट टैक्स का लेवी होता है और जो कलेक्शन होता है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके फंक्शन है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, डायरेक्ट टैक्स की जो लेवी और कलेक्शन है उनसे रिलेटेड मैटर्स को देखना, और जितना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है वो सारे काम देखना और उनको सुपरवाइज करना। इस डिपार्टमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड ही है। और अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसका हेड सीबीडीटी होता है वो डिपार्टमेंट कुछ एक्ट के अंतर्गत काम करता है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961,
टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मेजर काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना अंडर आईटी एक्ट 1961। इसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करना और ब्लैक मनी एक्ट 2015 के हिसाब से भी अपना काम करना। तो 3 मेजर एक्ट के जो प्रोविज़न है उनका यूज़ करके ये जो पूरा वर्किंग है वो किया जाता है सीबीडीटी के द्वारा या आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये 3 एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 एक्ट हैं आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और ब्लैक मनी एक्ट 2015। नेक्स्ट न्यूज़ है अडॉप्ट अ कोबरा फॉर 2000 रुपीज़ एंड एलिफेंट फॉर 1.75 लाख रुपीज़। अब ये काफ़ी यूनिक सा एक इनिशिएटिव है जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये पार्क बेंगलोर में है, बेंगलोर यानी कि कर्नाटका स्टेट में है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अब बायोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? बायोलॉजिकल पार्क वो लोकेशंस हैं विच कैन बी कंसीडर्ड एज जू। एनिमल का कंजर्वेशन के 2 मेथड होते हैं, एक मेथड है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू उस प्रोसेस को बोलते हैं जिनमें एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखकर कंजर्व किया जाता है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तरीके हैं इन सीटू कंजर्वेशन के एनिमल्स और जो भी वाइल्ड लाइफ हैं उनके। और अगर एक्स सीटू की बात करें तो ये हैबिटेट से बाहर निकालकर दूसरी लोकेशंस पर अगर एनिमल्स को रखा जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है तो ये एक्स सीटू कहलाता है। इसमें जू और बायोलॉजिकल पार्क आते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है बायोलॉजिकल पार्क की, और स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है बेंगलोर में। तो इनका एक यूनिक इनिशिएटिव है। इस बायोलॉजिकल पार्क ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में और जो एनिमल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अडॉप्ट करके अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम भी बोला जा रहा है इनके द्वारा। और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है जो भी जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी लोग हैं या जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इन जानवरों को फीड से सपोर्ट कर सकते हैं, इन जानवरों को खाना दे सकते हैं और इनके जो वेटनरी एक्सपेंसेस हैं वो बेयर कर सकते हैं। और ऐसे इस स्कीम के तहत इन लोगों को, ऐसे लोगों को आईटी एक्ट इनकम टैक्स की रिबेट अंडर सेक्शन 80G भी दी जाएगी। तो ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें अलग अलग जानवरों को अडॉप्ट किया जा सकता है लोगों के द्वारा। जैसे कि अगर कोई जो एनिमल कंजर्वेशनिस्ट हैं वो किंग कोबरा को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, रॉक पाइथन को अडॉप्ट कर सकते हैं एक फ़ीस देकर, या फिर असम मकाऊ जो मोंकी होता है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, या अलग अलग ब्लैक बक, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, कुछ लिस्ट दी गई है इन बायोलॉजिकल पार्क अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो और इन जो एनिमल्स हैं इनको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई चाहे तो वाइल्ड लाइफ को अडॉप्ट कर सकता है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस बायोलॉजिकल पार्क के द्वारा एनिमल्स को अडॉप्ट करने की एक स्कीम या एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो आंसर होगा इसका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। इसलिए थोड़ा यूनिक ये इनिशिएटिव है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन May 21। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन 21 मई को कराए जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 3 को ये जो इलेक्शन करवाने थे इसको डिफ़र कर दिया था ड्यू टू कोरोना वायरस की जो के कारण जो महाराष्ट्र में कंडीशन बनी हुई थी उसके कारण। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ महाराष्ट्र स्टेट्स के गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने जो फीजिबिलिटी है इलेक्शन की उसको अप्रूव किया है और इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोबारा से अपना डिसीजन लिया है और इन इलेक्शन को कराने की जो है बात की है। अब महाराष्ट्र में कोविड-19 के टाइम में ऐसे इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, इसमें क्या इमरजेंसी आ गई है? तो इसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट हुए थे और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब वो इलेक्ट हुए थे वो अभी तक कंटेस्टेड कैंडिडेट नहीं है, मतलब कि लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो संविधान है वो बोलता है कि अगर कोई पर्सन बिना इलेक्शन के
लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेता है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज उसका जो उसकी जो पोजीशन है या जो वैकेंसी है वो खाली मानी जाएगी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन है 6 महीने के अंदर अंदर होना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका जो डेडलाइन है उनके टर्म का वो है 27 मई। तो 27 मई तक अगर ये इलेक्ट नहीं हुए तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो इसी कारण से ये जो इलेक्शन है ये प्रायोरिटी पे करवाया जा रहा है। और करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है तो हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है उन स्टेट्स में जिनमें बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। तो जिन स्टेट्स में बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है केवल उन्हीं में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और ये अपर हाउस की तरह काम करती है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो लोअर हाउस कहलाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 169 से पावर लेता है और यह लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है 169 आर्टिकल के तहत। इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 स्टेट्स में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इस कारण से लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्हीं से 6 स्टेट्स में है। तो टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 6 में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। में महाराष्ट्र स्टेट्स की बात इस आर्टिकल में की जा रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 स्टेट्स में है और ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत इस्टेब्लिश की जाती है उन स्टेट्स में जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। एट चकमास एंड हजोंग टू रिलीफ प्लान। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चकमा और हजोंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम में ऐड किया जाए। 2 दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि चकमा और हजोंग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मेनली असम में, इनको गवर्नमेंट के रिलीफ प्रोग्राम से आउटसाइड रखा गया, जिसके कारण फूड ना मिलने के कारण ऐसे टाइम में इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये दोनों ही ट्राइबल ग्रुप्स बांग्लादेश के चिटगोंग रीजन के रहने वाले हैं और वहाँ पे वायलेंस की कंडीशन बढ़ने के कारण और एक डैम की कंट्रोवर्सी के कारण ये भाग के इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी स्टेट्स में आकर बसे हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम इस आर्टिकल में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी मणिपुर, असम और बाकी स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इन स्टेट्स में ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे। ऑटो मेकर्स रिमेन्स स्टेशनरी इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में जो ऑटो सेल है इंडिया में वो नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट नील सेल हुई है और ये डोमेस्टिक सेल की बात की जा रही है। तो डोमेस्टिक सेल ऑलमोस्ट ज़ीरो मानी जा रही है ऑटो मेकर्स के द्वारा। हालांकि एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ी है, कुछ एक्सपोर्ट किया गया है पोर्ट्स के ऑपरेशन में रिलैक्सेशन करने के बाद। इसी कारण से इंडस्ट्री के द्वारा, ऑटो इंडस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट को जो ऑटो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है कंट्री में वो रीस्टार्ट करने के लिए अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर 3 बॉडीज़ की बात की गई है। ऑटो मेकर्स की 3 बॉडी होती है जो नॉर्मली अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर पॉलिसीज़ मेकिंग में या अदर जो डिमांड है ऑटो मेकर की वो गवर्नमेंट के सामने रखती है। तो ये जो 3 ऑटो सेक्टर की बॉडी हैं ये हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम एंड फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। तो ये 3 बॉडी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बॉडी है। इसमें जो सियाम बॉडी है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये जो BS6 का नॉर्म है उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये 3 बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं या कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड 3 बॉडी हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्ड ETF के बारे में। गोल्ड ETF सी इनफ्लोज ज्वेलरी टेक्स अ हिट। अब कोविड-19 के कारण जो कंडीशन बनी हुई है इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो कम हुआ है, लेकिन गोल्ड ETF में
लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, यानी इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड है खासतौर पे गोल्ड ETFs के लिए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है पहले की 3 महीने जो 2020 के हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में गोल्ड ETF काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट टूल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो गोल्ड काउंसिल एक वर्ल्ड लेवल पर होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वो गोल्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेंड चलता है, गोल्ड डिमांड ट्रेंड रिपोर्ट के थ्रू दिया जाता है इस काउंसिल के द्वारा। तो इस काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट यही बताती है गोल्ड में एज सच पूरे कमोडिटी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, लेकिन गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अब गोल्ड ETF क्या होता है? गोल्ड ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। पहले हम ETF देख लेते हैं। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये सिक्योरिटीज़ का बास्केट होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है। मतलब जी जो नॉर्मल शेयर या स्टॉक्स होते हैं कंपनीज़ के, जिस तरह उनको परचेज़ किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है, उसी तरीके से जो ETF होते हैं उनको भी स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज और सेल किया जा सकता है। ETF के जो प्राइजेस होते हैं वो किसी नॉर्मल स्टॉक के प्राइजेस की तरह ही फ्लक्चुएट करते हैं ऑल डे, पूरे दिन में स्टॉक एक्सचेंज में। और इनको बॉट किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है या फिर सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड से अलग है। हालांकि ये कमोडिटी का बास्केट ही होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से अलग है ETF। म्यूचुअल फंड का जो ट्रेड होता है दिन में केवल एक बार होता है, लेकिन गोल्ड ETF जो ETF हैं उनको शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है। ETF शेयर्स एंड हेल्प इंश्योर देयर इंट्रा डे मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेशन नियर नेट एसेट वैल्यू। यानी ETF के जो प्राइजेज हैं वो अंडरलाइन जो कमोडिटी होती है उसके प्राइजेज के बराबर ही उसके प्राइस वेरी करते हैं। अगर हम गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड का जो मार्केट में प्राइस है, गोल्ड के प्राइस के बराबर ही गोल्ड ETF के प्राइस वेरी करेंगे। हर एक ETF किसी ना किसी अंडरलाइन एसेट से वैल्यू निकालता है। जैसे कि अगर हम कमोडिटी ETF की बात करें और यहाँ पर गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड ETF गोल्ड से अपने प्राइस डिराइव करता है। मार्केट में जितना भी गोल्ड ETF का प्राइस होगा उतना ही प्राइस उसकी नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ETF का प्राइस भी स्टॉक एक्सचेंज में वेरी करेगा विथ सम वेरिएशन, विथ सम फ्लक्चुएशन। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए जो भी ETF होते हैं, खासतौर से कमोडिटी ETF होते हैं, वो अपनी प्रिंसिपल कमोडिटी से ही वैल्यू डिराइव करते हैं और उस प्रिंसिपल कमोडिटी के वैल्यू के आसपास ही उनकी ETF प्राइस वेरी करता है। तो ये जो बेस मटेरियल होता है, इस केस में गोल्ड के केस में गोल्ड प्रिंसिपल एसेट है जिससे ये वैल्यू डिराइव होती है। अगर कोई इन्वेस्टर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही एक्चुअली ओन्स अ गोल्ड। डायरेक्टली गोल्ड का ओनरशिप नहीं मिलता उसे, ये केवल ETF में इन्वेस्टमेंट है। और ETF को रिडेम्पशन करने के बाद या उसको रिडीम करने के बाद उसे कैश इक्विवेलेंट मिलता है। मार्केट में जो भी गोल्ड की उस समय वैल्यू होती है उसका कैश इक्विवेलेंट ETF के थ्रू मिलता है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और एंड करने से पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के 2 क्वेश्चन हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका फाइनल आंसर कल के वीडियो में स्टार्टिंग में दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? टोक्यो, बीजिंग, मनीला और ढाका। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या फिर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।